स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी ये क्लास पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु शास्त्रीयता अथवा अभिजात्यवाद के रूप में है। ये जो विषय है ये लगाया गया है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा यूपी हायर में। शास्त्रीयता या अभिजात्यवाद के रूप में ये बिंदु दिया गया है, हमें ये पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि शास्त्रीयता या अभिजात्यवाद या क्लासिक होता क्या है। अंग्रेजी के शब्द क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, अभिजात्यवाद और शास्त्रीयता। निर्मला जैन के अनुसार क्लासिक शब्द का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु, रचना या युग के लिए किया जाने लगा जो किसी भी सभ्यता की श्रेष्ठता या उत्कर्ष का व्यंजक हो। यानी जो कोई युग होगा जो बहुत प्रसिद्ध रहा होगा, जिसमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व पैदा हुए होंगे, श्रेष्ठ घटनाएं हुई होंगी, जो आज तक जिनकी चर्चाएं आपको साहित्य के अंतर्गत मिलती रहती हैं, ऐसे सभी वस्तु, रचना या युग ये क्लासिक कहे जाते हैं। जैसे आप हमारे भारतीय संदर्भ में लें तो रामचरितमानस की कथा, जो राम की कथा है, जो महाभारत की कथा है, जो अन्य पुराणों की कथाएं हैं, उन सभी को क्लासिक के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये श्रेष्ठ युग, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ साहित्य और श्रेष्ठ व्यक्तित्वों से भरा हुआ दौर था। तो इसलिए इन्हें क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है। आगे हम देखेंगे कि इन प्रवृत्तियों को आधार बना करके किस तरह से साहित्य रचा जाता है। सबसे पहले पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत ये विषय है, तो हमें देखना होगा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अभिजात्यवाद, क्लासिसिज्म की जो शुरुआत है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में होरेस से शुरू होती है। होरेस का समय आप ध्यान रखेंगे 65 ईसा पूर्व ये समय इनका दिया जाता है। तो होरेस थे कौन, ये भी आपको ध्यान रखना है। दरअसल होरेस ने अरस्तु के काव्य सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की। यानी जिस तरह से अरस्तु ने जो कुछ भी त्रासदी, महाकाव्य इत्यादि के बारे में, काव्यों के बारे में जो भी सिद्धांत दिए थे, वो लगभग 200-300 वर्षों तक चर्चा से बाहर रहे, कोई चर्चा उनकी नहीं मिलती। लेकिन जब होरेस आते हैं 65 ईसा पूर्व में, तब होरेस अरस्तु के काव्य सिद्धांतों को समझते हैं, उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि अरस्तु के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या कौन करता है, और इन्हीं से अभिजात्यवाद की शुरुआत दिखाई पड़ती है। लेकिन उससे पहले निर्मला जैन जी ने अपनी पुस्तक में बताया है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत कि अरस्तु के काव्य सिद्धांतों की व्याख्या होरेस जब करते हैं, उससे पहले प्लेटो के सिद्धांत में, काव्य सिद्धांत में जो आदर्शवाद, सत्यनिष्ठा और वाक संयम का सिद्धांत दिखाई पड़ता है, उसे अभिजात्यवाद के बीजवपन का काल समझा जाना चाहिए। आप सभी प्लेटो के सिद्धांत को जानते होंगे। प्लेटो का जो आदर्शवाद था, जिसमें वो कहते हैं कि अनुकरण बुरी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें कि ईश्वर ने जो चीज़ बनाई हुई है उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, वो नकल मात्र है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो आदर्शवाद के अंतर्गत रखते हैं। और सत्यनिष्ठा और वाक्य संयम, यही क्लासिक का मूल होता है। उसमें यथार्थवाद की नग्नता के रूप में या कटु यथार्थवाद, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल आप साहित्य में वाद के रूप में देखते हैं, उन सभी को नकार दिया जाता है, स्वच्छंदतावाद को नकार दिया जाता है। तो क्लासिक या अभिजात्य प्रवृत्ति, आप सभी जानते होंगे, इलीट वर्ग जो होता है वो बहुत ही दिखावे में या एक तरह से जो उसके भीतर अनुशासन प्रियता, अपने सूट बूट या रहन सहन में बहुत सारी मेंटेनेंस दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो अभिजात्यपन होता है। और उसी के विपरीत स्वच्छंदता जो होती है वो लोक में दिखाई पड़ती है। तो आप संदर्भ समझ रहे होंगे। आगे हम देखेंगे इसकी और प्रवृत्तियां क्या हैं जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, आपके लिए ये सूचना, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो गद्य रचनाओं पर आधारित हमारा नोट्स है, इसका वास्तविक जो मूल्य हमने रखा हुआ था वो 460 था। लेकिन इस बीच में 28 फरवरी तक आपको ये 380 में डाक खर्च सहित मिलेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जो लोग लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो ले सकते हैं। आप सभी की सुविधा की दृष्टि से इसे रखा गया है। इस दौरान आप लेते हैं तो आपको ये 380 में पड़ेगा। परीक्षाएं नज़दीक हैं तो संपर्क कर सकते हैं आप। देखते हैं शास्त्रीयता या अभिजात्य साहित्य की प्रवृत्ति क्या है। प्राचीन सिद्धांतों और प्राचीन कवियों का अनुसरण
क्लासिक साहित्य के अंतर्गत जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनका तो अनुकरण किया ही जाता है और साथ साथ प्राचीन कवियों का भी अनुकरण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। जैसे कालिदास का जो साहित्य है उसके अनुकरण पे बहुत सारी टीकाएं लिखी जाती हैं, बहुत सारा साहित्य रचा गया है। प्राचीन जो भी सिद्धांत रहे हैं, आपने वल्लभ संप्रदाय का सुना होगा या रामानंदी संप्रदाय का, इन संप्रदायों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका अनुसरण यानी प्राचीन जो कुछ भी है श्रेष्ठ है उसका अनुकरण और अनुसरण क्लासिक या अभिजात प्रवृत्तियाँ करती हैं। क्लासिक का आधार प्राचीन ग्रीक और रोमन इतिहास संस्कृति को मानना, यानी पहले पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत ये था कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति मानी जाती थी ग्रीक और रोमन साहित्य और वहाँ की संस्कृति। तो ये माना गया कि ग्रीक और रोमन साहित्य का अनुकरण और अनुसरण जो करेगा वही क्लासिक साहित्य रचेगा, ऐसा वहाँ माना जाता था। यह भी इसके अंतर्गत आता है कि वह युग जिसमें कालजयी साहित्य रचा गया हो, कालजयी जो काल पर विजय प्राप्त करने वाला हो, हर युग में एक समान उपयोगी, एक समान प्रासंगिकता वाला, वो कालजयी साहित्य होता है। तो ये कहा गया कि जो कालजयी साहित्य होगा वह क्लासिक होगा। ठीक, युग प्रवर्तन की क्षमता वाला साहित्य, आगे चल के क्लासिक के भीतर ये भी प्रवृत्ति आ गई कि जिस साहित्य में, जिस कृति में, रचना में युग को बदलने की क्षमता होगी वह साहित्य क्लासिक साहित्य होगा और उसी साहित्य का अनुकरण आगे किया जाना चाहिए, ऐसा इसके अंतर्गत माना जाता है। देखते हैं शास्त्रीय पद्धतियाँ और क्या थीं कि शास्त्रीय पद्धतियों का अनुकरण बहुत ज़रूरी माना गया। इसके अंतर्गत क्या है? नियमबद्धता। क्लासिक साहित्य स्वच्छंदता नहीं, नियमबद्धता मानता है। रूप की स्थिरता, यानी अधिकांश जो क्लासिक साहित्य था उसके अंतर्गत प्रबंध का रूप प्रचलित है, प्रबंध साहित्य का, है ना। तो जो सर्गों में कई सारी रचनाएं खंडों में लिखी जाती हैं, जीवन के आदि से अंत तक में बंधा हुआ जो साहित्य है उसमें रूप की स्थिरता रखने की बात की जाती है। अनुशासन को अनिवार्य रूप से मानना, जो भी छंद का अनुशासन है, जो भी भाषा का अनुशासन है, जो हमने ऊपर बात की पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ग्रीक और रोमन समृद्ध संस्कृति का अनुकरण, वही आप भारतीय संदर्भ में देखें तो संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के अनुकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्लासिक के अंतर्गत। क्लासिक अथवा अभिजात्य मूलतः क्लास या वर्ग विभाजन से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी एक श्रेणीवाद इसे कहते हैं। नलिन लोचन शर्मा जी ने श्रेणीवाद कहा है, तो इसे वर्ग विभाजन से जोड़ करके इस शब्द को देखा है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत अति परिचित साहित्य के प्रति आकर्षण और अनुकरण दिखाई पड़ता है। आपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत बार सुना होगा कि सतसई की फलाने ने फलाने नाम से टीका लिखी, फलाने ने फलाने नाम से लिखी। अलग अलग प्रसिद्ध जो साहित्य थे उनकी टीकाएं लिखी जा रही थी। उसका कारण वे मानते थे, जो टीकाएं लिखते थे वे मानते थे कि फला साहित्य बहुत श्रेष्ठ है और इस युग में उसकी टीका लिख के फिर से उसे लाना चाहिए। उसका अनुकरण वो आवश्यक समझते थे। इसलिए अति परिचित साहित्य जो भी था उसके प्रति आकर्षण और अनुकरण, उसमें बदलाव वो नहीं चाहते, या मानते हैं कि इसमें बदलाव किया ही नहीं जा सकता, ऐसा साहित्य क्लासिक साहित्य है। और इसकी प्रवृत्ति में वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी आप इस संसार से ऊपर उठ करके जो संबंध हैं, जो आपकी रागात्मकता है या भीतर के जो आपके मनोवेग हैं, उन सब को छोड़ के वस्तुनिष्ठ होकर के बाहर की एक सत्ता, एक शक्ति के प्रति उसमें भाव दिखाई पड़ता है। तो ये कहा गया इसके बारे में, क्लासिक साहित्य के बारे में। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आप अगर ध्यान रखेंगे तो शास्त्रीयता क्या है, आप इनसे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न अगर इसमें पूछे जाते हैं तो उसे आप कर पाएंगे। ये मैं हालांकि इस पर एक बड़ी क्लास कर सकता था आपके लिए शास्त्रीयता और अभिजात्यवाद पर, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से जो सूचनात्मक ढंग से बहुत ज़रूरी था वो सारे पॉइंट्स आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये यूपी हायर की परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए आगे भी हम स्वच्छंदतावाद, शास्त्रीयता बनाम स्वच्छंदतावाद का जो उसमें बिंदु है उसे कंप्लीट करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि समय पे आपको सूचनाएं मिलती रहें।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।